मैंने गलती से लिन क्लैम की किडनैप हुई वारिस लिन मुबान को बचा लिया था। बूढ़ी दादी लिन ने इस एहसान का बदला चुकाने के लिए मेरे सामने दो रास्ते रखे। या तो मैं उनकी सबसे लाडली पोती लिन मुबान से शादी कर लूं, या फिर 100 मिलियन का एक छोटा सा अमाउंट लेकर साइड हो जाऊं। मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत उस छोटे से अमाउंट को चुना और सीधे विदेश जाने वाली सबसे पहली फ्लाइट बुक कर ली। मैं बस यहाँ से दूर भाग जाना चाहता था, इस अमीर खानदान की वारिस लिन मुबान से कोसों दूर, जिसकी मैंने जान बचाई थी। और किस्मत देखो, मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका मिल गया। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैंने इस किडनैप हुई वारिस मुबान को बचाया था, तब उसे एक लाडली राजकुमारी की तरह पालने के लिए मैं दिन में 5-5 नौकरियां करता था, अपनी पूरी जान लगा देता था। लेकिन जब लिन परिवार ने उसे वापस ढूंढ निकाला तो उन्होंने सबको सख्त ऑर्डर दे दिया कि इस शर्मनाक अतीत का जिक्र कोई दोबारा कभी नहीं करेगा। बूढ़ी दादी लिन को लगा कि उन पर मेरे परिवार का एहसान है, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे बदले में क्या चाहिए। मैंने बेवकूफों की तरह कह दिया कि मैं वानर से शादी करना चाहता हूँ, मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखना चाहता था। पर मुझे क्या पता था कि जिस दिन से लिन मुबान अपने असली परिवार में वापस लौटी थी, उसी दिन से वो अमीर खानदान के वारिस जियो के प्यार में पागल हो चुकी थी। हमारी शादी के बाद उसका बर्ताव मेरे साथ बेहद ठंडा और अजीब रहता था, यहाँ तक कि जब भी मैं उसका हाथ पकड़ता वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागती और अपने हाथ रगड़ रगड़ कर धोने लगती थी। बाद में जब वो प्रेग्नेंट हुई तो अपने उस तथाकथित सच्चे प्यार के साथ कानूनी तौर पर रहने के लिए और उसे पाने के लिए उसने खुद मुझे एक गहरी खाई से नीचे धक्का दे दिया। मेरे मरने से ठीक पहले वो अपने हाई हील्स पहनकर मेरे खून से सने हुए कीचड़ के पास आई और बेहद घटिया तरीके से हंसते हुए बोली, जी तुम जैसे एक गरीब और बदकिस्मत इंसान जिसकी जिंदगी से सिर्फ लाचारी की बू आती है, क्या तुम सच में मेरे पति बनने के लायक भी हो? मेरी पहली पसंद हमेशा से वही था। मेरे लिए तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारी जगह तो कोई भी ऐरा गैरा ले सकता था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं वापस उसी दिन में लौट चुका था जब बूढ़ी दादी लिन ने मुझसे पूछा था कि मुझे इनाम में क्या चाहिए। इस बार मैंने लिन मुबान की तरफ देखा तक नहीं और अपनी सारी गलतफहमियों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। मैंने सीधे कहा, मुझे कैश में एक बड़ी रकम चाहिए और अमेरिका का एक टिकट। पैसों का एक छोटा सा अमाउंट है। क्या तुम मेरे साथ ये पकड़ो और छोड़ो का खेल खेल रहे हो? लिन मुबान की तीखी और चुभने वाली आवाज ने लिन विला की उस आलीशान खामोशी को चीर कर रख दिया। वो चमड़े के एक महंगे यूरोपियन सोफे पर अपनी बाहें सिकोड़ कर बैठी हुई थी और जिन आंखों में कभी सिर्फ मेरे लिए प्यार हुआ करता था, आज उनमें मेरे लिए सिर्फ नफरत और बिना छिपा हुआ कड़वा मजाक बचा था। उसे इस अमीर परिवार में वापस आए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे। वो कॉटन की सस्ती ड्रेस जो मैंने अपनी पाई पाई जोड़कर उसके लिए खरीदी थी, उसे उतार कर अब उसने शनेल का एक बेहद महंगा और स्टाइलिश डिजाइनर आउटफिट पहन लिया था। उसके गले में चमक रहा वो हीरों का हार चीख चीख कर हमारे बीच की औकात और क्लास के फासले को बयान कर रहा था। बूढ़ी दादी लिन सामने मेन चेयर पर एकदम तान कर बैठी हुई थी। उनके हाथ में पर्पल सैंडलवुड की माला थी। उनकी वो बूढ़ी लेकिन बेहद शातिर आंखें मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन कर रही थी मानो वो किसी बेकार और घटिया प्रोडक्ट की बची कुची वैल्यू का अंदाजा लगा रही हो। मिस्टर ग्यू, वानर दिल की थोड़ी साफ और सीधी है, तो प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानिएगा। तभी लिन मुबान के पीछे से सफेद रंग का स्ट्राइप्ड सूट पहने एक लड़का बाहर आया। वो जीब्यू था, जो इस अमीर सर्कल का एक जाना माना अय्याश और बिगड़ा हुआ नवाब था। वो बड़ी सहजता से लिन मुबान के बगल में जाकर बैठ गया और बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। लिन मुबान ने अपना हाथ पीछे हटाने की बजाय थोड़ा शर्माते हुए खुद को उसकी तरफ झुका दिया। जीब्यू ने मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बाहर से तो बड़ी शरीफ दिख रही थी, पर उसके अंदर मेरे लिए है द से ज्यादा नफरत और कड़वाहट भरी हुई थी। मिस्टर गेयू ने वानर की जान बचाई है, तो इसके बदले कुछ मुआवजा मांगना तो बिल्कुल नॉर्मल है। बस मुझे ये नहीं पता कि इस रकम को देखकर मिस्टर गेयू की भूख कितनी बड़ी है। उसने जानबूझकर उस भूख शब्द पर कुछ इस तरह जोर दिया जैसे वो मुझ पर कोई एहसान कर रहा हो, मुझे भीख दे रहा हो और मन ही मन मुझसे नफरत कर रहा हो। मैंने बिना किसी हलचल के अपने सामने बैठे इन तीनों लोगों को देखा। ऊंचाई से उस गहरी खाई में गिरने का एहसास और जिंदा शरीर के चीथने उड़ जाने का वो खौफनाक दर्द आज भी मेरी हड्डियों में महसूस हो रहा था। चट्टान के नीचे खड़े होकर लिन मुबान ने जो शब्द कहे थे, तुम जैसे एक अदना और गरीब इंसान की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पति बनने के ख्वाब देखो, वो बातें आज भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अपने विचार
विचारों को झटके से दिमाग से निकाला और जिया यांग पर से नजरें हटाकर सीधे बूढ़ी दादी लिन की तरफ देखा। मुझे 10 मिलियन चाहिए। मेरी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, मानो मैं किसी से आज के मौसम का हाल पूछ रहा हो। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, मानो सब सांप सूंघ गया हो। और तभी अचानक लिन मोबान पागलों की तरह जोर से हंस पड़ी। 10 मिलियन है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई और अपनी उंगली सीधे मेरी तरफ तान दी। तुम रेस्टोरेंट में टेबल साफ करने से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाने तक दिन में 4-4 नौकरियां करते हो और पूरा महीना खुद को घिसते रहते हो, तब जाकर तुम कितना कमा लेते हो? और अब तुम सीधे 10 मिलियन मांग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि लिन फैमिली का पैसा कोई खैरात में बंट रहा है? उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत और हिकारत साफ देखी जा सकती थी। मैं अच्छे से जानती थी तुमने मेरी जान किसी हमदर्दी या अच्छाई की वजह से नहीं बचाई है। तुम तो एक नंबर के खून चूसने वाले वैम्पायर हो। तुमने तो बस शरीफ बनने का नाटक किया और वहां से जाने लगे, लेकिन असल में तुम्हारी चाल ये मोटी रकम ऐंठने की थी, है ना? जी बियांग ने तुरंत लिन मुबान की कलाई पकड़ी और उसे शांति से करने के लिए उसकी पीठ थपथपाने लगा। वानर, प्लीज गुस्सा मत करो, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा, मानो वो मेरे इस बर्ताव से बेहद दुखी और परेशान हो। मिस्टर गेयू, मुझे लगा था कि आप एक ईमानदार इंसान हैं, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने लालची निकलेंगे। लिन फैमिली के लिए 10 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जैसे निचले तबके के इंसान के लिए अचानक इतना सारा पैसा मिल जाना आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए, कोई 1-8 लाख मांग लीजिए और अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लीजिए। उसका एक शब्द ऐसा लग रहा था मानो वो सच में मेरे भले के बारे में सोच रहा हो, लेकिन असल में वो अपनी हर बात से मुझे लालची और निकम्मा साबित कर रहा था। जी बियांग के उस पाखंडी और दोगले चेहरे को देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरा पुराना रूप कितना भयानक रूप से बेवकूफ था, जो मैं ऐसे झूठे और मतलबी इंसान से हार गया। मैंने उसकी इन उकसाने वाली बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपनी नजरें सीधे बूढ़ी दादी लिन पर टिका दी। श्रीमती लिन, क्या मिस लिन मुबान की जिंदगी की कीमत 10 मिलियन भी नहीं है? बूढ़ी दादी लिन ने अपने हाथ की माला जपना बंद कर दिया और उनकी उस धुंधली बूढ़ी आंखों में एक अजीब सा अंधकारमय साया चमक उठा। लिन फैमिली पूरे जेएस शहर के सबसे अमीर और रसूखदार परिवारों में से एक थी। अगर बाहर यह बात फैल गई कि उनकी इकलौती वारिस की जान बचाने वाले को सिर्फ 1-8 लाख रुपए देकर तरका दिया गया, तो समाज में उनकी इज्जत और मान मर्यादा का क्या होगा? ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिलियन देने को तैयार हूँ, उन्होंने अपनी भारी और रौबदार आवाज में कहा, जिसे कोई टाल नहीं सकता था। दादी लिन मुबान बुरी तरह झुंझला गई और गुस्से में पैर पटकने लगी। आप इसकी इतनी बेतुकी और नाजायज मांग को कैसे मान सकती हैं? इस कंगाल को अगर इतने पैसे मिल गए तो भगवान जाने ये उन्हें कहां और कैसे उड़ाएगा। बूढ़ी दादी लिन ने अपना हाथ उठाकर लिन मुबान को चुप रहने का इशारा किया और फिर अपनी बर्फीली ठंडी नजरों से मुझे घूरते हुए कहा, है मैं तुम्हें 10 मिलियन दे सकती हूँ, लेकिन ये पैसा लेने के साथ ही तुम्हें एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, गोपनीयता समझौता साइन करना होगा। आज के बाद तुम कभी भी किसी के भी सामने इस बात का जिक्र नहीं करोगे कि तुमने वानर की जान बचाई थी, और न ही किसी भी बहाने से कभी दोबारा वानर या लिन फैमिली के सामने आओगे। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। सच कहूँ तो आप लोगों से ज्यादा मैं खुद यह चाहता हूँ कि इस जिंदगी में दोबारा कभी हमारा सामना न हो। यह सुनकर लिन मुबान एकदम सन्न रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं बिना किसी हिचकिचाहट या बिना कोई लगाव दिखाए इतनी जल्दी मान जाऊंगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो मेरी इमेज एक ऐसे कुत्ते जैसी थी जो दुम हिलाकर उसके आगे पीछे भीख मांगता और उससे चिपके रहने की कोशिश करता है। ये शरीफ बनने का नाटक बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि इस पैसे से तुम्हारी हड्डियों में बसी इस निचले तबके की गंदी नाली जैसी बदबू गायब हो जाएगी? मैं तुम्हें साफ कह देती हूँ, भले ही तुम्हारे पास 10 मिलियन आ जाए, लेकिन मेरी नजरों में तुम हमेशा एक गिरे हुए कंगाल ही रहोगे। तभी जी बियांग ने मौके का फायदा उठाते हुए बड़े ही घमंड से बात के बीच में टांग अड़ाई। मिस्टर गेव, वानर की बातें थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन सच है, हम दोनों की दुनिया और सर्कल बिल्कुल अलग है। जबरदस्ती हमारे बीच घुसने की कोशिश मत करो। ये पैसा लो और वापस अपनी उसी औकात के गड्ढे में दफा हो जाओ। मैंने उन दोनों को इस तरह सुर में सुर मिलाते हुए देखा। मेरे अंदर कोई हलचल नहीं हुई, बल्कि मुझे तो उन पर थोड़ी हंसी आ रही थी। पैसा कब तक आ जाएगा? मैंने उनके तानों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए
हुए सीधे बूढ़ी दादी लिन की तरफ देखा। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहकर एक चेक तैयार करवा देती हूँ, मुझे बैंक ट्रांसफर चाहिए, मैं चेक एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरी आवाज में एक कड़ापन था। चेक के फ्रीज होने का रिस्क रहता है और मैं उन्हें खुद पर कंट्रोल करने का ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। बूढ़ी दादी लिन ने मुझे बहुत गहराई से घूरा और आखिर में अपनी सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है, कल दोपहर को अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर लिन ग्रुप के ऑफिस आ जाना और एग्रीमेंट साइन कर लेना। मैं एक सेकंड के लिए भी बिना रुके तुरंत दरवाजे की तरफ घूम गया। तो फिर कल दोपहर को मिलते हैं। जैसे ही पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा मैं उसी पल गायब हो जाऊंगा। मेरी दुआ है कि मिस लिन और यंग मास्टर जी की जोड़ी जन्म जन्म तक सलामत रहे। अगले दिन दोपहर को मैं बिल्कुल सही समय पर लिन ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट में पहुंच गया। एग्रीमेंट की शर्तें बहुत ज्यादा सख्त थीं। उसमें मुझसे लगभग हर वो हक छीन लिया गया था जिससे मैं कभी लिन मुबान का नाम भी ले सकूं। मैंने तो उन शर्तों को ठीक से देखा तक नहीं, बस आखिरी पेज पर अपने साइन किए और अपना अंगूठा लगा दिया। तभी फोन पर एक टिंग की आवाज हुई जिससे पता चला कि पूरे 10 मिलियन मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं। स्क्रीन पर नंबर्स की उस लंबी लाइन को देखकर मैंने एक ठंडी और गहरी सांस ली। इस पल से मैं पूरी तरह आजाद हो चुका था। मैं लिन ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर आया और एक टैक्स लेकर वापस अपने उसी अंधेरे और सीलन भरे बेसमेंट वाले कमरे में लौट आया। ये वो जगह थी जहां मेरी पिछली जिंदगी की सारी मेहनत, सारे दर्द और तकलीफों का बोझ छिपा हुआ था। कमरे के कोने में अब भी वो प्लास्टिक की बोतलें और गत्ते के डिब्बे पड़े थे जिन्हें मैंने लिन मुबान के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए कबाड़ में इकट्ठा किया था। टेबल पर रखी वो सस्ती और चटकी हुई कांच की ग्लास मुझे तब मिली थी जब मैंने अपने पिता की आखिरी निशानी, उस इकलौती पुरानी घड़ी को गिरवी रखकर लिन मुबान के लिए सर्दी की दवाइयाँ खरीदी थी। मेरी पिछली जिंदगी में जब लिन मुबान वापस लिन फैमिली के पास गई थी तो वो अपने साथ कुछ नहीं ले गई थी सिवाय इस ग्लास के। उसने तब रोती हुई आंखों से मुझसे कहा था कि ये हमारे मुश्किल दिनों और हमारे साथ की निशानी है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो इसे सिर्फ इसलिए ले गई थी ताकि जी बियांग को दिखा सके कि उसने निचले तबके के लोगों के बीच रहकर कितनी अमानवीय तकलीफें झेली है और इस तरह वो उसकी हमदर्दी जीत सके। मैंने उस कांच की ग्लास को उठाया, डस्टबिन की तरफ बढ़ा और उसे नीचे छोड़ दिया। एक तीखी आवाज के साथ वो कांच चकनाचूर हो गया। कचरे को डस्टबिन में ही होना चाहिए का वो जंग लगा और हिलता हुआ दरवाजा एक झटके से खुला। लिन मुबान नफरत से अपना मुंह और नाक सिकोड़े हुए दरवाजे पर खड़ी थी और उसके ठीक पीछे जी बियांग खड़ा होकर एक सफेद रुमाल से खुद को हवा झेल रहा था। है तो तुम सच में इसी घटिया और घिनौनी जगह पर छिपे हुए हो। लिन मुबान की हील्स उस उबड़ खाबड़ सीमेंट के फर्श पर खटक रही थी। यहाँ की बदबू तो किसी गंदी नाली से भी ज्यादा घिनौनी है। जी बियांग ने बड़े घमंड और सुपीरियोरिटी वाले लहजे में अपनी भौहें सिकोड़ी। है तुम अपनी इस कंगाली और ओछी औकात से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। हाथ में 10 मिलियन होने के बाद भी तुम अभी तक ऐसी जगह पर रह रहे हो। लिन मुबान अंदर आई। उसकी नजर उस छोटे से कमरे में चारों तरफ घूमी और जैसे ही उसने डस्टबिन में कांच के टुकड़ों को देखा उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी ग्लास तोड़ दी। डस्टबिन की तरफ उंगली उठाते हुए उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि कानों में चुभ रही थी। मैंने अपने कपड़े एक पुराने कैनवास के पिट्ठू बैग में डाले और उसकी चेन बंद कर दी। बस एक टूटी हुई ग्लास ही तो थी, फालतू में जगह घेर रही थी, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तुम जानते भी हो वो क्या थी? लिन मुबान ने आदतन पलटकर जवाब देना चाहा, लेकिन वो बीच में ही अटक गई। उसने अपने बगल में खड़े जी बियांग की तरफ देखा और अपनी बाकी बात हलक में ही निकल गई। वो उसके सामने अपने बीते तल से जुड़ा कोई भी लगाव नहीं दिखा सकती थी। जी बियांग ने लिन मुबान के बदलाव और उदासी को तुरंत भांप लिया। वो आगे बढ़ा और अपने जूते की नोक से फर्श पर पड़े कांच के टुकड़ों को टटोलते हुए एक हल्की और टैंटिंग मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर गेयू, वानर पुरानी यादों को संजोकर रखने वाली लड़की है। भले ही ये कचरा हो, लेकिन उसके लिए इसका एक मतलब था। आप इसे इतनी बेरहमी से कैसे तोड़ सकते हैं? यह तो बहुत ही असंवेदनशील बात है। उसने एक ठंडी सांस ली, अपने वॉलेट से 100 का एक नोट निकाला और भीख देने के अंदाज में उसे मेरे पैरों के पास फेंक दिया। मार्केट में मिलने वाली ऐसी फालतू चीजें तो आप 100 रुपए में ढेर सारी खरीद सकते हैं। समझ लीजिए कि ये मैं आपको वानर की तरफ से पे कर रहा हूँ। अब ऐसा मरा हुआ चेहरा मत बनाइए। वो हल्का सा नोट उड़कर सीधे मेरे बैक पर जा गिरा। मैंने जो काम कर रहा था उसे वही रोक दिया। मैं धीरे से सीधा खड़ा हुआ और ठंडी नजरों से जी बियांग को देखते हुए कहा, यंग मास्टर जी, आपका ये पैसा बहुत गंदा है और मुझे इससे घिन आती है।
जी बियांग का चेहरा उसी पल गुस्से से काला पड़ गया। है, तुम्हें भलाई की भाषा समझ नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है कि हाथ में 10 मिलियन आ जाने से तुम मेरी बराबरी कर लोगे? मेरी नजरों में तुम कल भी एक रेंगने वाले कीड़े थे जो सिर्फ भीख मांगना जानता है, और आज भी वही हो। लिन मुबान भी तुरंत जी बियांग के आगे आकर खड़ी हो गई और मुझे आग बबूला होकर घूरने लगी। है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बियांग तो अपनी अच्छाई की वजह से तुम्हें पैसे दे रहा है और तुम उल्टा उसी की बेइज्जती कर रहे हो। चुपचाप ये पैसा उठाओ और बियांग से माफी मांगो। उसका ये तरफदारी से भरा और घमंडी रवैया बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी जैसा ही था। मैंने एक ठंडी और चुभती हुई हंसी हंसी अपना पैर उठाया और सीधे उस 100 के नोट पर रखकर उसे जमीन पर बुरी तरह कुचल दिया। माफी? क्या इसकी इतनी औकात है? और लिन मुबान, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? पहले मैं तुम्हारी हर नखरे, हर बात इसलिए बर्दाश्त करता था क्योंकि मैं अंधा था, लेकिन आज मेरी नजरों में तुम्हारी कीमत डस्टबिन में पड़े कांच के इन बेकार टुकड़ों से भी कम है। लिन मुबान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रही थी कि जो गेयू हमेशा उसके आगे पीछे डोलता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, वो आज उससे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कर रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? वो गुस्से से थर थर कांपने लगी और उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। मैंने हवा में ही उसकी कलाई को इतनी मजबूती से दबोच लिया कि दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। मिस लिन, अपना ये रसूख और नखरे अपने पास ही संभाल कर रखिए। मैंने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। अपने इस पालतू कुत्ते को साथ लो और अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना पुलिस को बुलाकर तुम दोनों पर जबरदस्ती घर में घुसने का केस ठोक दूंगा। जी बियांग ने तुरंत लिन मुबान को संभाला और मेरी तरफ नफरत भरी नजरों से देखा। हे, बचकर रहना। इस पूरे जिंगो शहर में मुझसे दुश्मनी मोल लेकर गेयू, मेरे पास तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने के 100 तरीके हैं। मैंने अपना पिट्ठू बैग कंधे पर टांगा और बिना किसी डर के सीधे उसकी आंखों में आंखें डाली। जब मन करे आ जाना, देख लेंगे किस में कितना है दम। मैं उन दोनों को वही छोड़कर कमरे से बाहर निकल आया। हे, तुम इतने बेरहम और पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? तुम सच में बर्दाश्त के बाहर हो चुके हो। पीछे से लिन मुबान गुस्से में पागल होकर चिल्लाती रही, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहां से निकलने के बाद मैं सीधे एयरपोर्ट के पास वाले एक होटल में चला गया। मेरी फ्लाइट ठीक 6 दिनों बाद की थी, इसलिए मुझे बस चुपचाप थोड़ा इंतजार करना था। लेकिन लिन फैमिली इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने का इरादा नहीं रखती थी। तीसरे दिन दोपहर को मेरे कमरे का दरवाजा बहुत बेरहमी से खटखटाया गया। बाहर काले सूट में 2 तगड़े बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथ में एक बेहद सस्ता सा सूट था। मिस्टर गेयू, बड़ी मालकिन का हुक्म है कि आज रात आपको लिन फैमिली की थैंक्सगिविंग डिनर पार्टी में शामिल होना ही होगा। बॉडीगार्ड का लहजा काफी रौबदार था, जिसमें ना सुनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, मैंने पहले ही एग्रीमेंट साइन कर दिया है और मुझे मेरा पैसा मिल चुका है। अब मेरी ऐसी किसी भी डिनर पार्टी में आने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये सुनकर बॉडीगार्ड ने एक ठंडी हंसी हंसी। बड़ी मालकिन ने कहा है कि अगर आप नहीं आए तो उनके पास उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को बर्बाद करने और दिवालिया बनाने के कई रास्ते हैं, जहां आप पहले काम करते थे। सुना है वहां का कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ काफी अच्छा बर्ताव करता था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें बर्फीली हो गई। बूढ़ी दादी लिन मुझे झुकाने के लिए एक बेकसूर इंसान का इस्तेमाल करके धमकी दे रही थी। मेरी पिछली जिंदगी में उस कॉन्ट्रैक्टर ने सच में मेरी तब मदद की थी जब मुझे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने मुझे कुछ 100 रुपए उधार दिए थे। भले ही आज मैं दुनिया के लिए पत्थर दिल बन चुका था, लेकिन मैं अपने मददगार को अपनी वजह से मुसीबत में नहीं डाल सकता था। ठीक है, मैं चलूंगा। मैंने उस सूट को लिया और पहन लिया। वो सूट साफ तौर पर मेरे साइज से 1 नंबर छोटा था और उसका कपड़ा इतना घटिया और खुरदरा था कि उसे पहनकर मैं किसी जोकर जैसा लग रहा था। लिन फैमिली जानबूझकर भरी महफिल में मेरा तमाशा बनाना चाहती थी ताकि वो जी बियांग को मेरे मुकाबले और ज्यादा सुपीरियर दिखा सके। रात ठीक 8 बजे वो लोग मुझे एक तरह से अपनी कस्टडी में लेकर जिंगसो के सबसे लग्जरी होटल के बैंक्वेट हॉल में पहुंचे। वो हॉल सोने की तरह चमक रहा था, जहां चारों तरफ आलीशान और रईस लोग मौजूद थे। मेरे कदम रखते ही वहां मौजूद हर एक शख्स की नजर मुझ पर टिक गई। इसके कपड़े कितने बकवास हैं। ये यहाँ कैसे घुस आया? अरे, मैंने सुना है कि इसी ने मिस लिन की जान बचाई थी। कितना गनवार लग रहा है। अपनी औकात देखने के लिए एक बार आईना भी नहीं देखा क्या? भला इसकी तुलना यंग मास्टर जी से कैसे की जा सकती है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सारे कड़वे और घटिया ताने बिना किसी फिल्टर के सीधे मेरे कानों में पड़ रहे थे। मैं चुपचाप कोने में रखे एक सोफे पर जाकर बैठ गया और हाथ में पानी का एक ग्लास ले लिया।
लिया। थोड़ी ही देर बाद अचानक भीड़ में एक हलचल मच गई। लिन मुबान जी बियांग का हाथ थामे हुए किसी बड़े स्टार की तरह सबके बीच से बाहर आई। उसने बेहद खूबसूरत और चमकता हुआ आइस ब्लू कलर का हाई कॉचर ड्रेस पहना हुआ था और जी बियांग ब्लैक कलर के एकदम परफेक्ट फिटिंग वाले सूट में था, जिसके चेस्ट पर एक आलीशान नीलम सैफायर का ब्रोच चमक रहा था। एक साथ वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। तभी स्टेज पर खड़ी बूढ़ी दादी लिन ने मुस्कुराते हुए अनाउंस किया, मैं आज खास तौर पर यंग मास्टर जी बियांग का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये वही हैं जिन्होंने मेरी पोती वानर को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उनके इस एहसान को लिन फैमिली कभी नहीं भूलेगी। स्टेज से बूढ़ी दादी को इस तरह सरेआम सच को तोड़ते मरोड़ते देखकर मुझे हंसी आ रही थी। वो मैं था जिसने अपहरणकर्ताओं से लिन मुबान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन इन लोगों ने उसका सारा क्रेडिट जी बियांग की झोली में डाल दिया और मेरा नाम तक नहीं लिया। तभी जी बियांग हाथ में वाइन के 2 ग्लास लिए एक झूठी मुस्कान के साथ काफी तेज आवाज में मेरी तरफ बढ़ा, मिस्टर गेयू, पहले ग्वानर का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप जैसे ई क्लास के इंसान के लिए आप तो जानते ही है, ऐसी जगहों पर फिट न हो पाना बिल्कुल नॉर्मल है। ये ग्लास आपकी उसी मेहनत के नाम। ओं की गहराई में साफ तौर पर एक कमीनगी और गुस्सा झलक रहा था। वो उस दिन कमरे वाली बात को लेकर अब भी मुझसे चिढ़ा हुआ था। मैं जानता हूँ कि आपको इस बात से जलन हो रही है कि वानर ने आपके बजाय मुझे चुना, लेकिन दिल के मामलों में जबरदस्ती नहीं की जा सकती ना। उसने जानबूझकर अपनी आवाज थोड़ी और तेज कर दी, जिससे वहाँ मौजूद बाकी मेहमान भी हमारी तरफ देखने लगे। मैंने बिल्कुल ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या चीज हो जो मैं तुमसे जलन रखूंगा? जी बियांग ने एक कदम आगे बढ़ाया, जानबूझकर खुद ही लड़खड़ाया और उसके हाथ का वाइन ग्लास सीधे उसके अपने ही सीने पर जा गिरा। आह! जी बियांग एकदम ओवर एक्टिंग करते हुए चिल्लाया और फर्श पर गिर पड़ा। वाइन के गहरे दाग उसकी सफेद शर्ट पर फैल गए। यह देखते ही पूरे हॉल में हंगामा मच गया। लिन मुबान पागलों की तरह भीड़ को चीरती हुई वहां पहुंची। बियांग, क्या तुम ठीक हो? उसने घबराकर उसे उठाया और उसके कपड़े साफ करने लगी। जी बियांग ने अपनी आंखें लाल कर ली और कांपती आवाज में एकदम विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा, वानर, मैं ठीक हूँ। मिस्टर गेयू का मूड थोड़ा खराब है, उन्होंने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया। इस बात ने लिन मुबान के गुस्से में घी का काम किया। वो झटके से घूमी और थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हुए मेरे सामने आ गई। मैंने हल्का सा अपना सिर घुमाया और उसका वार हवा में ही खाली चला गया। है ओछे नीच इंसान, लिन मुबान गुस्से में चिल्लाई। बियांग ने सिर्फ तमीज के नाते तुम्हें ड्रिंक ऑफर की थी और तुमने उसे धक्का दे दिया। अभी के अभी घुटनों पर बैठो और बियांग से माफी मांगो, वरना आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वहाँ मौजूद मेहमान भी मेरी तरफ उंगलियां उठाने लगे। कितना अनपढ़ और जाहिल है। लिन फैमिली ने इस पचड़े को यहाँ बुलाया ही क्यों? घुटनों पर बैठो इसके। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा और खुद को हाई सोसाइटी समझने वाले इन दोगले लोगों को ठंडी नजरों से देखता रहा। और अगर मैं माफी ना मांगू तो है, तुम भूल रहे हो कि तुम क्या चीज हो। लिन मुबान की नजरों में मेरे लिए घोर नफरत और घिन थी, मानो वो किसी गंदे कीड़े को देख रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि उन 10 मिलियन के दम पर तुम यहाँ अपनी मनमानी कर सकते हो? तुम्हें कुचलना हमारे लिए एक चींटी को मसलने से भी ज्यादा आसान है। जी बियांग लिन मुबान के कंधे का सहारा लिए अब भी अपनी एक्टिंग में लगा हुआ था। वानर, जाने दो इसे। शायद अपने गरीब बैकग्राउंड की वजह से इसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना है, इसीलिए ये ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैं बस कपड़े चेंज कर लेता हूँ, बात खत्म। वो जितना शरीफ बनने का नाटक कर रहा था, लिन मुबान को उतना ही लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड कितनी बड़ी मुसीबत में है और वो मुझसे उतनी ही ज्यादा नफरत करने लगी। आज तो इसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी ही होगी। तभी बूढ़ी दादी लिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ पहुंची और उनके हाथ की माला के दाने कड़कड़ा रहे थे। है, लिन फैमिली तुम्हें इज्जत दे रही है, पर तुम तो बिल्कुल ही एहसान फरामोश निकले। अगर तुम आज घुटनों पर नहीं बैठे तो मैं जब चाहूँ तुम्हारे वो 10 मिलियन फ्रीज करवा सकती हूँ और ऐसा इंतजाम करूंगी कि तुम ना तो इस हिंगोफ शहर में और ना ही पूरे देश में कहीं मुंह दिखाने लायक बचोगे। उनके इतना कहते ही 10 से ज्यादा तगड़े बॉडीगार्ड्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। वहाँ मौजूद हर एक शख्स को यही लग रहा था कि मुझ जैसा एक गरीब और निचले तबके का इंसान अब डर के मारे घुटनों पर गिर जाएगा और भीख मांगने लगेगा। लेकिन तभी मैं अचानक जोर से हंस पड़ा। उस आलीशान हॉल के सन्नाटे में मेरी वो हंसी सबको हैरान कर रही थी। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम सच में पागल हो गए हो? लिन मुबान ने गुस्से में पूछा।
पूछा। मैंने बहुत आराम से अपनी जेब से अपना फोन निकाला। मैं इस बात पर हंस रहा हूँ कि तुम लोग जो खुद को हाई सोसाइटी का समझते हो एक सस्ते से एक्टर के हाथों की कठपुतली बने हुए हो। मैंने ये कहते हुए अपने फोन में एक एप्लीकेशन ओपन की। ये हैकिंग की वो थोड़ी बहुत स्किल थी जो मैंने पिछली जिंदगी में खुद को धोखेबाजों से बचाने के लिए सीखी थी। कुछ देर पहले जब मैं कोने में बोर हो रहा था, मैंने मजे मजे में इस होटल के पूरे कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया था। लिन मुबान, अपनी आंखें फाड़कर अच्छे से देखो कि असल में झूठा और पाखंडी कौन है। मैंने फोन की स्क्रीन पर एक बटन दबाया। देखते ही देखते हॉल में लगी ही उस विशाल एलईडी स्क्रीन चालू हो गई और उस पर सीधे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चलने लगी। उसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि जी बियांग खुद चलकर मेरी तरफ आ रहा था। यहाँ तक कि मैंने तो अपने हाथ जेब में डाले हुए थे और आधा कदम पीछे हट गया था। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। वो खुद ही अपने पैरों में उलझा और पूरी वाइन अपने ऊपर गिरा ली बिना किसी हिडन एंगल के। पूरा सच सबके सामने आ चुका था। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। वहाँ मौजूद सारे मेहमानों के मुंह पर ताला लग गया। मैंने अपना फोन वापस जेब में रखा और जी बियांग के उस पीले पड़ चुके चेहरे की तरफ देखा। मिस लिन, आपका ये पालतू कुत्ता कोई बहुत अच्छा एक्टर नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे फंसाने की साजिश रचो। जी बियांग का चेहरा गुस्से और शर्म से टेढ़ा हो गया। ये वीडियो सरासर फर्जी है। लेकिन अब वहाँ मौजूद मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे थे और जी बियांग को बड़ी हिकारत से देख रहे थे। अरे ये तो खुद ही गिरा है, कितनी शर्म की बात है। लिन मुबान गुस्से और खींच से कांपते हुए बोली, गेयू, तुम्हारा दिमाग कितना शातिर और घटिया है कि तुम छिपकर ऐसी रिकॉर्डिंग करते फिरते हो। तुम बियांग की इमेज खराब करना चाहते हो, है ना? मैंने उसे देखा और मुझे उसकी अक्ल पर सिर्फ तरस आया। लिन मुबान, अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो उसे कहीं डोनेट कर दो। उकसाया उसने, वाइन गिराई उसने, और मैंने तो बस सच सबके सामने रखा है, तो इसमें मैं शातिर और घटिया हो गया? बूढ़ी दादी लिन गुस्से से कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाई, ये सरासर बदतमीजी है। सिक्योरिटी, इस बदतमीज को धक्के मारकर बाहर निकालो। बॉडीगार्ड्स मेरी तरफ बढ़ने लगे। मुझे धक्के मारकर बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ। मुझे लिन फैमिली से मेरे 10 मिलियन मिल चुके हैं। आज के बाद से इस गेयू का लिन मुबान या लिन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों के इस गंदे और घिनौने सर्कल में मैं 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। मैंने हाथ का माइक नीचे फेंका और पीछे घूम गया। जब मैं वहां से निकलने लगा तो मेरे खौफ और कॉन्फिडेंस को देखकर बॉडीगार्ड्स खुद ब खुद पीछे हट गए और उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया। लिन मुबान ने जब मेरी उस मजबूत और न मुड़ने वाली पीठ को देखा तो अचानक उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन छा गया। हे, अगर तुम आज इस दरवाजे से बाहर गए तो याद रखना, इसके बाद चाहे तुम मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। मैंने बिना पीछे मुड़े ही हवा में हाथ हिलाते हुए चिल्लाकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पता लगाओ कि वो कंगाल गेयू कहाँ मर गया है। लिन मुबान ने चिढ़कर अपने ऑफिस के डेस्क पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स जमीन पर फेंक दिए। उस बकवास डिनर पार्टी को बीते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। अब हर सुबह उठने पर टेबल पर उसके लिए गर्मा गर्म दलिया तैयार नहीं मिलता था। उसके वार्डरोब में रखी महंगी ड्रेसेस के साथ कौन सी ज्वेलरी या एक्सेसरीज मैच करेगी उसे समझ नहीं आता था, क्योंकि पहले गेयू ही ये सब कुछ सलीके से अरेंज करके रखता था। जब कभी उसके पेट में दर्द होता और वो जी बियांग को फोन करती तो वो बस इतना कहकर फोन काट देता, थोड़ा गर्म पानी पी लो, मैं अभी मीटिंग में हूँ। जबकि पहले गेयू उसके पेट दर्द होने पर भारी बारिश में भी उसकी पसंदीदा गर्म दलिया लाने के लिए आधा शहर छान मारता था। वो इस बात को बिल्कुल कबूल नहीं करना चाहती थी कि उसे गेयू की याद आ रही है या उसकी कमी खल रही है। वो तो बस यही सोच रही थी कि वो एक नौकर की तरह था जो नौकरी छोड़कर चला गया। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। अब जी बियांग भी अपना असली रंग दिखाने लगा था। यहाँ तक कि लिन मुबान को उसके कोट्स और जैकेट से कई बार किसी सस्ती लड़की के परफ्यूम की बदबू भी आई थी। तभी उसका असिस्टेंट डरते कांपते हुए अंदर आया और उसने लिन मुबान को एक रिपोर्ट थमाई। मिस लिन, मिस्टर गेयू की विदेश में अपनी खुद की एक कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त कई 100 मिलियन की है। लिन मुबान ने झटके से उसके हाथ से वो रिपोर्ट छीन ली। उस रिपोर्ट में लगी फोटो में गेयू एक बेहद महंगे सूट में नजर आ रहा था। उसकी नजरें एकदम तेज और कातिलाना थी और उसके चेहरे पर अब वो पुराना लाचार, दरीब या गुलामी वाला भाव दूर दूर तक नहीं था। ये देखकर लिन मुबान के दिल में सब कुछ हाथ से निकल जाने का एक गहरा एहसास और जलन की एक भयानक तीस उठी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अगले ही दिन बिना वक्त गंवाए सीधे गेयू को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बताओ क्या काम है?